जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने यूपी पुलिस का एक सीरीज़ स्टार्ट की यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें मानसिक अभिरुचि से संबंधित एक टॉपिक है। मानसिक अभिरुचि जो टॉपिक है आपको क्यों दिया गया है इस एग्ज़ाम में, आपको सबसे पहले तो यही समझ के रखना है। उसमें भी आपको सब टॉपिक दे रखे हैं, 13 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में डिटेल वाइज आपको चर्चा कर चुकी हूँ। उसी तरीके से मैंने जनहित पर जो भी इसमें एक टॉपिक था जनहित, उस पर मैंने डिटेल में आपको चर्चा कर चुकी हूँ। उसी तरीके से आज नेक्स्ट टॉपिक है कानून एवं शांति व्यवस्था। कानून एवं शांति व्यवस्था क्यों, ये पॉइंट या फिर ये टॉपिक मानसिक अभिरुचि में क्यों रखा गया, मानसिक अभिरुचि में रखने के साथ ही साथ ये इस एग्ज़ाम में क्यों पूछा गया, क्योंकि आपको समझना होगा ये जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, उससे संबंधित जो भी आपकी कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन किस तरीके से करना है और वे क्या करते हैं। इसलिए जो मानसिक अभिरुचि आपका मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक है, आपको सिर्फ समझना है, आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस पे प्रश्न तो आपको मैंने बताया है कि इसकी डेफिनेशन या अर्थ या प्रकार नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछेगा तो आपको उस क्वेश्चन की गहनता को समझने के लिए टॉपिक जो दे रखे हैं इनको समझना अति आवश्यक है। उसी तरीके से हम कानून एवं शांति व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कानून एवं शांति व्यवस्था? एक सिविल सेवक यानी एक कांस्टेबल जो आप बनने जा रहे हैं, उनका दायित्व क्या है इस टॉपिक को लेकर, इसको किस तरीके से आप वो व्यक्त करेंगे। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कानून एवं शांति व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर, कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिगड़ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर को सही रखो, ये आपने सुना होगा, ज़्यादातर हर कोई बोलता है। वही है एक टॉपिक है कानून एवं शांति व्यवस्था। कानून एवं शांति व्यवस्था की भूमिका को समझेंगे, क्या है मतलब, क्या ये भूमिका क्या निभाता है, इसका रोल क्या होता है कानूनी क्षेत्र में या फिर हमारे समाज में, क्या एक भूमिका है इसकी, आप समझने का प्रयास करते हैं कि भूमिका में हम समझाने का प्रयास करेंगे। भारत एक जनतांत्रिक देश है, जनता की सुरक्षा एवं समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती है, तभी कानून एवं शांति व्यवस्था का गठन किया गया है। ये एक भूमिका है, छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको जानना है कि हमारा जो भारत है जनतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक यानी जनता का देश है। यहाँ पे जनता के अनुसार ही आगे के नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं, जनता को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। हमारा जो देश है जनतांत्रिक है, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। राजतंत्र नहीं, हमारा जो देश है वो जनतंत्र है, लोकतंत्र है हमारे देश में। उसी तरीके से जनता की सुरक्षा एवं समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती होती है, क्योंकि हमारा भारत जो है विविधता का देश है, सभी को एकजुट रखना चुनौती होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था का गठन किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर का गठन किया गया है। ये एक भूमिका के रूप में समझेंगे। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थ क्या है, कानून एवं शांति व्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थ है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम की कानून एवं शांति व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जो भी सार्वजनिक व्यवस्था है हमारी सार्वजनिक व्यवस्था क्या है, हमारा सार्वजनिक एक तरीके से हम क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था यानी समाज यानी देश राज्य, हमारे कस्बे में सार्वजनिक व्यवस्था, जितनी भी हमारी सार्वजनिक व्यवस्था है, चाहे सड़क हो या पार्क हो या कोई भी ऑफिस हो, जहाँ पर आप बिना रोक टोक के जा सकते हैं, वो सार्वजनिक व्यवस्था कहलाती है। क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था का लाभ लेना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है समाज में रहने के लिए। तो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम की कानून एवं शांति व्यवस्था ही कानून एवं शांति व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कि सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था को एक तरीके से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं इसके स्पष्टीकरण की, क्या पूरी तरीके से क्या भूमिका बनती है। इन 2-3 लाइनों को समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 लाइनों को समझने का आगे हम स्पष्टीकरण में पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण, भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस बल को दी गई है। आप समझिए, पुलिस बल को दी गई है। आप भी पुलिस बल को क्यों दी गई है, क्योंकि तभी तो पुलिस बल को दी गई, तभी ये टॉपिक इस एग्ज़ाम में दिया जा रहा है। इस एग्ज़ाम में नहीं, हर प्रत्येक एग्ज़ाम में, बड़े से बड़े लेवल का एग्ज़ाम जब होता है, चाहे आप सिविल सर्विस ही क्यों ना ले लीजिए, उसमें भी मानसिक अभिरुचि का टॉपिक है कि किस तरीके से आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में समाज में अपने प्रति और समाज के साथ किस तरीके से समन्वय स्थापित करेंगे या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उसी तरीके से कहते हैं कि भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस बल को दी गई है। पुलिस बल को देने के साथ ही प्रत्येक
भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का अपना अलग पुलिस बल होता है। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्तियों की सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती होती है, क्योंकि प्रशासन की सहज प्रवृत्तियों का लाभ उठाकर कई अपराधी इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं। क्यों? अगर आप शांति व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बनाए रखेंगे तो जो अपराधी हैं और कई अपराधों में लिप्त हो जाएंगे। सपोज़ कि एक छोटा सा ले लो कि छोटा सा कोई भी व्यक्ति अगर रोड पर गलत तरफ या गाड़ी चला रहा है तो वो भी कानूनों को तोड़ रहा है। उसको भी एक तरीके से सही शिक्षा देने के लिए पुलिस बल वहाँ पर होता है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो भी एक पुलिस के रूप में कार्य करती है। छोटा से छोटा कृत्य आप सही तरीके से करें उसके लिए पुलिस बल का गठन किया जाता है ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में अपराधों की प्रवृत्ति अत्यधिक विविध है, क्योंकि विविधता का देश है। भाई विविधता का देश है तो अपराध भी विविध प्रकार के होंगे। वहीं संगठित अपराध से लेकर छोटे मोटे अपराध, शांति, यहाँ शांति की जगह शांति हो चुका है, शांति व्यवस्था में बाधक बनते हैं। ठीक है, वही सांप्रदायिक उन्माद, हत्या के मामले तथा भ्रष्टाचार से आगे आतंकवाद और नक्सलवाद के कारण शांति व्यवस्था पर हर समय एक तरीके से तनाव उत्पन्न रहता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि आप किस तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। शांति व्यवस्था को बनाए रखने का तात्पर्य ये है कि आप कानून को किस तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर, कि कानून कितने बनाए गए हैं, कितने नहीं बनाए गए हैं, इन सभी को हम समाज में किस तरीके से लागू करते हैं। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इस जो खतरा है हमारा, ये जो खतरे हैं हमारे, जैसे कि सांप्रदायिक उन्माद हमारा खतरा है, ठीक है, भ्रष्टाचार हमारा खतरा है, आतंकवाद हमारा खतरा है, नक्सलवाद खतरा है। इन सभी खतरों को समाप्त करने तथा कानून के अनुसार शासन चलाने की चेतना के कारण पुलिस बलों को अधिक उत्तरदायी भूमिका निभानी होती है। आप समझने का प्रयास कीजिए, कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो भी अपराध हैं हमारे समाज में, चाहे वो छोटा से छोटा ही कृत्य क्यों ना हो, उन सभी खतरों की समाप्त करने के लिए या शासन को चलाने के लिए पुलिस की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं भारत में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन एक पुलिस बल की अपनी अलग एक भूमिका होती है। कई संस्थाएं, यानी कि आप CBI भी ले सकते हैं, ED भी ले सकते हैं, इस तरीके से और सारी संस्थाएं जो अपराधों को रोकती हैं। पुलिस के साथ साथ और भी संस्थाएं काम कर रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। उसी तरीके से सुरक्षा तथा जांच एजेंसियां अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निभाने में लग जाती हैं। ठीक है, वही केंद्रीय पुलिस बल जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा जो पुलिस का जो पुलिस है हमारी, ये राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है, और केंद्रीय पुलिस बल जो आता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको समझने का प्रयास करना है कौन सी पुलिस किस तरीके से आती है। हमारा रक्षा मंत्रालय होता है और गृह मंत्रालय होता है। यहाँ पर गृह मंत्रालय दे रखा है। गृह मंत्रालय में सारे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी गृह मंत्रालय में आती है, यानी आंतरिक सुरक्षा हमारी गृह मंत्रालय में आती है। और जो बाहर से हम सुरक्षा, मतलब बाहर के देशों से या बाहरी आक्रमण से हम अपने देश की सुरक्षा करना चाहेंगे तो वे रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत अधिकारियों की बहाली कर उन्हें भारत भर के जिलों में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। पुलिस सेवा के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी पोस्ट हो, चाहे IPS की ही पोस्ट क्यों ना हो, उन्हें भारत भर के जिलों में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। उसी तरीके से एक SP होता है आपका, वो जिले लेवल का होता है। उसी तरीके से कांस्टेबल होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आपको तैनात किए जाते हैं। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या भूमिका रही है। हम स्पष्टीकरण को और मजबूती के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि स्पष्टीकरण को मजबूती से नहीं समझेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रश्न कैसे किस तरीके से बन सकता है। और प्रश्न बनेगा तो आपको ध्यान देने योग्य तथ्य ये क्या, अब उसकी गहनता को समझेंगे। गहनता के साथ समझने के बाद ही आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। वहीं ये अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, चाहे कांस्टेबल ही क्यों ना हो, जिला स्तर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। वहीं राज्य स्तर पर उन अधिकारियों की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर
अधिकारियों को निर्देश देते हैं। यानी राज्य स्तर पर वे जो अधिकारी हैं, वे जो भी अधिकारी हैं वो कानून व्यवस्था की समीक्षा करके अपने बड़े अधिकारियों को या छोटे अधिकारियों को अपनी बड़े अधिकारियों को तो अपने एक तरीके से फीडबैक देंगे, छोटे अधिकारियों को अपना ऑर्डर देंगे कि आप किस तरीके से कार्य कीजिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ नहीं है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना की गई है। ये भी एक संगठन है, आपका जांच एजेंसी है। इस संगठन को आतंकी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने तथा राहत कार्यों में सहायता के उद्देश्य से गठित किया गया है। कि हर अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्रत्येक अपराध के लिए प्रत्येक स्तर पर अलग अलग संगठन बनाए गए हैं कि कौन सा क्राइम किस तरीके से आपको हैंडल किया जाएगा। उसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं हम आगे कि सुरक्षा गार्ड, भारतीय सुरक्षा गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में भारतीय सेना के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर शामिल किया जाता है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर तरीके के अपराध से निपट सकें। उसी तरीके से उदाहरण रूप से मैं कह सकती हूँ कि मुंबई में जो 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने बहादुरी का परिचय दिया था। कि वो जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं वो उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कितने से बड़ा हमला हो या छोटे से छोटा हमला हो या छोटे से छोटा क्राइम हो, आप उनके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं। तथा आतंकियों को समाप्त कर जान माल की रक्षा की थी। किन्होंने की थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स ने की थी। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आतंकी घटनाओं के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रयोग अंतिम अस्तित्व के रूप में किया जाता है। मतलब लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब हर तरीके से आपने प्रयास कर लिया, अब लास्ट में जो ऑप्शन बचता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ही उस मामले को निपटा सकते हैं, क्योंकि इनको एक तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं ना कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब हमारे पास एक ऐसा कार्ड बचा है जो हम अब खेल सकते हैं। उसी तरीके से ये नेशनल जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको लाया जाता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब इनको हमें लाना ही लाना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि आतंकी घटनाओं के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रयोग अंतिम अवसर के रूप में किया जाता है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कानून एवं शांति व्यवस्था जो है हमारी आर्थिक प्रगति का भी माध्यम है। समझने का प्रयास कीजिए, आर्थिक प्रगति का माध्यम क्यों है? क्योंकि आप किसी के अधिकार का भी हनन नहीं कर सकते आर्थिक तौर पर। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई किसी ने आपका पैसा हजम या आपने किसी को दिया था पैसा, अपना रुपया दिया था, तो उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, उसने आपका पैसा नहीं दिया, तो आप FIR भी करवाते हैं ना। तो उसी तरीके से ये आपको यहाँ पर बताया गया कि आर्थिक प्रगति का भी माध्यम है। यदि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ लोग गुंडागर्दी वाले व्यक्ति आकर या फिर गिरोह आकर आपका वो जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसको हटाने लगते हैं, तो आप उसकी भी FIR करा सकते हैं, क्योंकि वो आपका आर्थिक साधन है ना। इसीलिए इसमें बताया गया कि आर्थिक माध्यम में भी सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी कानून एवं शांति व्यवस्था का। वहीं वैश्वीकरण के दौर में निवेशक उस क्षेत्र में पूंजी निवेश करना पसंद करते थे जहाँ सुरक्षा और शांति की व्यवस्था की गई। आप समझने के प्रयास कीजिए कितनी बड़ी बात की गई है। जब 1991 में जो एक तरीके से वैश्वीकरण और ये उदारीकरण का जब दौर स्टार्ट हुआ था, तब की बात है कि जो पूंजीपति लोग थे वो पूंजी का निवेश उसी क्षेत्र में कर सकते थे जहाँ सुरक्षा और शांति की व्यवस्था हो। यदि कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वहाँ पर सुरक्षा और शांति होना अति आवश्यक है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि वाणिज्य तथा व्यापार की समृद्धि, शांतिपूर्ण आवागमन की प्रक्रिया तथा स्थानीय कानून व्यवस्था से प्रभावित होती है। वहीं भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, इसलिए इन सभी तथ्यों को हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अब आके कहते हैं कि ये जो यहाँ बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर भी कई बार लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आते हैं कि छोटी छोटी समस्या है, चलो भाई सड़क पे चलो, रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं। वही हिंसात्मक प्रदर्शनों तथा तोड़फोड़ की प्रवृत्ति से भी कई बार कानून तथा शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है, यानी प्रभावित होती है वो। ठीक है, ऐसी स्थिति में पुलिस बल को सतर्क रहते हुए बौद्धिकता का परिचय देना पड़ता है। यानी ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो पुलिस बल को अपनी बुद्धि से
अपना काम लेना पड़ता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। आपको सारे के सारे जो जनता है या किसी भी धर्म जाति के हो, वो सब एक तरीके से आपका विरोध कर रहे हैं, किसी भी कृत्य का विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कृषि बिल का जो एक तरीके से किसानों के द्वारा एक तरीके से उठाया जा रहा था सवाल कि नहीं आना चाहिए, उसी तरीके से वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी दिल्ली पुलिस ने और सारी पुलिस ने और सभी संगठन ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। वही होता है कि कानून एवं शांति व्यवस्था किस तरीके से आपको प्रभावित की जाएगी, वहाँ पर बनाई जाएगी। वही सामान्य नागरिकों को यानी धरना, यहाँ पर लिखा जाएगा धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है। वहीं अपराधियों तथा सामान्य नागरिकों के बीच फर्क रखते हुए पुलिस को अपने दैनिक कार्यों को दिशा देनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपराधियों के साथ पुलिस अलग तरीके से व्यवहार करेगी और सामान्य व्यक्तियों के साथ पुलिस अलग तरीके से व्यवहार करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप जा रहे होंगे सड़क पर, कोई भी काफिला निकलता है किसी भी तरीके का, एक होता है नॉर्मल, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अधिकारी है वो जा रहा है तो कोई भी रोड आपकी बंद नहीं की जाएगी। यदि आपको लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी या फिर उसके साथ इतनी सिक्योरिटी गार्ड है तो आपकी रोड जाम कर दी जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी इतना बड़ा अपराधी है जिसको लेके जाया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी में उस पर कोई भी एक तरीके से प्रहार न कर पाए तो रोड बंद कर दी जाती हैं। ये होता है कि अपराधियों तथा सामान्य व्यक्तियों के बीच फर्क रखते हुए पुलिस को अपने दैनिक कार्यों के लिए अपनी कार्यों की दिशा को देना पड़ता है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से पुलिस अपना कार्य करती है, पुलिस को किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। पुलिस यदि भूमिका नहीं निभाएगी तो किस तरीके से कार्य चलेगा। अगर पुलिस को ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करेगी तो हमारे समाज में कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। ये स्पष्टीकरण में इसलिए मैंने इतने आपको डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि प्रश्न हमारा किसी भी तरीके से बन सकता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किस किस अवस्था में हमसे कुछ क्या क्या पूछ सकते हैं। आपको मेंटल एबिलिटी में आपको यही दे रखा है कि आप टॉपिक को कितनी गहनता के साथ समझें। हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कानून एवं शासन व्यवस्था राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का एक सशक्त माध्यम है। वहीं वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में निवेशक पूंजी निवेश करते हैं जहां शांति और सुरक्षा की व्यवस्था होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो वैश्वीकरण का उदारीकरण का दौर रहा था, जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वहीं पर अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ शांति व सुरक्षा की व्यवस्था होना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस विषम परिस्थितियों में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पुलिस की सतर्कता ही आम जनजीवन को शांति व सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं आज जो भी धरना प्रदर्शन या हड़ताल से भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है, इसी का नियंत्रण भी पुलिस की जवाबदेही है। इसका नियंत्रण भी पुलिस की जवाबदेही है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है। पुलिस को ही अब जनता को समझाना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पुलिस की सहायता अपेक्षित नहीं है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पुलिस अपनी भूमिका नहीं निभाए। इसलिए पुलिस का एक जो भूमिका है उसका व्यक्तित्व इतना व्यापक स्तर पर है कि हम कितना भी समझने का प्रयास करें ना, उसकी ड्यूटी को समझने का प्रयास करते हुए, हम कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उसके प्रयास को समझ सकते हैं। हमें जानना जरूरी है कि पुलिस क्या भूमिका निभाती है। उसी तरीके से पुलिस को जनहित का ध्यान रखते हुए अपने बौद्धिक कौशल का परिचय देते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं तो आपको पुलिस का, आप कांस्टेबल हैं उसका ध्यान रखते हुए अपने बौद्धिक कौशल का परिचय देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। बौद्धिक कौशल का परिचय देते हुए कि आप उस कंडीशन में कोई भी धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप अपनी बुद्धि से किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। कार्य अपनी बुद्धि से आप डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है वो अपने दायित्वों को निर्वहन करना है कि आप एज अ कांस्टेबल के रूप में, पुलिस के रूप में आप उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, कैसे निपट रहे हैं उस स्थिति से, किस तरीके से आप उससे जूझकर और लोगों को शांत करा रहे हैं। उसी के अनुसार, कानून के अनुसार शासन चलाने की चेतना के कारण पुलिस बलों को अधिक उत्तरदायी भूमिका निभानी पड़ती है। यानी पुलिस बल को बहुत ज़्यादा उत्तरदायी भूमिका निभानी पड़ती है, अपनी जवाबदेही को व्यक्त करना पड़ता है। वहीं राज्य सरकारों को पुलिस बल को आधुनिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है कि पूछ सकते हैं कि आपके ऑप्शन में आ सकता है कि हमारी जो पुलिस बल है उसको आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, करना चाहिए। उच्च कोर्ट को प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम वही एक पुरानी परंपराओं पे चलते रहेंगे, आज के अकॉर्डिंग अब तो टेक्नोलॉजी का मामला इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर आपका कोई भी क्राइम है बहुत जल्दी से जल्द सॉल्व हो सकता है,
कि आपको एक तरीके से आपको बौद्धिकता के स्तर पर और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। वहीं कई राज्यों में कानून व्यवस्था एक चुनौती है, कानून व्यवस्था चुनौती है, वहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति से ही इसकी स्थापना की जा सकती है। कई जैसे कि नक्सलवाद एरिया होते हैं, नक्सलवाद एरियो में इतनी कठिन परिस्थिति होती है कि वहाँ पर पुलिस को भी एक तरीके से हैंडल करना वहाँ की स्थिति को मुश्किल पड़ जाता है, वहाँ मुश्किल पड़ जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि आपकी दृढ़ इच्छा इतनी जो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, आप वहाँ पर किसी भी परिस्थिति को आसानी से हैंडल कर लें। यही मानसिक अभिरुचि का एक महत्व या उद्देश्य लक्ष्य होता है कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, किसी भी परिस्थिति में आप किस तरीके से उस स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। अब देखने का प्रयास करते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान किया गया पुलिस को लेकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जो है कि राज्य सूची का विषय है। यहाँ पुलिस जो है, यहाँ पुलिस राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारें पुलिस बल के माध्यम से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची। जो राज्य सूची है, राज्य सूची का विषय है आपका पुलिस। प्रत्येक राज्य की जो पुलिस होती है वो अलग अलग होती है और केंद्र स्तर पर अलग पुलिस होती है। वही केंद्र सरकार भी केंद्रीय पुलिस बल रखती है। केंद्रीय पुलिस बल राज्यों की सूचना तथा विशेष आपराधिक मामलों में अपनी भूमिका निभाती है। यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई कि अब राज्य सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही, तो वहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। उसी तरीके से हमने ये पूरी डिटेल को समझा है, कानून एवं शांति व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को हमने समझने का प्रयास किया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आपको देखिएगा गहनता के साथ ही बनेंगे। बस मैंने ये टॉपिक समझाने का प्रयास किया है कि आप कानून एवं शांति व्यवस्था को किस तरीके से समझ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही और टॉपिक्स पर आपको डिटेल शेयर करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।